स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम फिर एक नया कंसेप्ट इस वीडियो में स्टडी करेंगे। गाउस लॉ, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गाउस लॉ, गॉस लॉ, जैसे भी प्रोनाउंस करना है आप करो, एनीथिंग इज फाइन। what is Gauss law? Before we understand this, let us once again revise the concept of electric flux. बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हमने स्टडी किया था, याद करो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू अ गिवन एरिया। और ये लाइंस कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए टू द सरफेस। और अगर नॉर्मल नहीं होगी तो हमें उसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई सरफेस है और ये हमारी फील्ड लाइंस है, these are the field lines, then these field lines must be normal to the surface। ठीक है, तो ये जो सरफेस में से फील्ड लाइंस पास होती है उसको हम डिनोट करते हैं फाई, फ्लक्स। अब अगर मैं किसी सरफेस का छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्फीयर को कंसीडर करता हूं और ये स्फीयर का मैंने छोटा सा पोर्शन ले लिया, तो उसमें से जो फ्लक्स हमको ढूंढना है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था याद करो। फ्लक्स डेल्टा फाई हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस इज द एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। हमारा ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसका एरिया है, और एरिया जो है वो वेक्टर कंसीडर करते हैं। और अगर हम उसको वेक्टर कंसीडर करते हैं तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए। और डायरेक्शन हम कैसे इंडिकेट करते हैं? एक नॉर्मल जो होता है ना, वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर का। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं कोई प्लेन सरफेस कंसीडर करता हूं, इफ दिस इज माय प्लेन सरफेस, तो इस सरफेस को जो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर एरिया वेक्टर। नॉर्मल कुड बी on this side or on the opposite side. But if you have a closed surface like this, then we always consider the outward normal. We don't consider a normal inside. So this is the outward normal, students. Now the total electric field is given by E dot delta S, and I can write this as E delta S cos theta, where theta is the angle between the electric field and the area vector. For example, सपोज दिस इज माई सरफेस, इसका एरिया जो है, मान लो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ से इसका एरिया फाइंड करूं, और इसका जो वेक्टर है उसका ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बनता है थीटा। तो हमारा फ्लक्स बन जाएगा E डॉट डेल्टा एस, यानी कि E डेल्टा एस cos थीटा। So that is the formula for our flux. Understand that. Now let us understand the Gauss law. According to the statement of Gauss law, which is not given in a proper format in the textbook, you can say Gauss law states that the flux, total flux, due to an enclosed charge Q is 1 upon epsilon naught times the enclosed charge। और ये टोटल फ्लक्स किसमें से? थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस due to an enclosed charge Q is 1 upon epsilon naught times the enclosed charge। For example, अगर ये मेरा स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, अगर मैं ये स्फीयर को बोर्ड पर ड्रॉ करता हूं, ये मेरा एक इमेजिनरी स्फीयर है,
इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर मेरा चार्ज है Q, तो उसके अंदर से टोटल फ्लक्स मुझे कितना मिलता है वो मुझे पता लगाना है। मैं कैसे पता लगाऊंगा? स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूंगा। तो मैंने ये स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा डेल्टा एस, वो अलोंग द रेडियस होगा बच्चों, याद रखो। और दूसरी एक बात, किसी भी स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स, मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हमारा एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0। तो इतने से जो एरिया एलिमेंट है उसमें से मिलने वाला फ्लक्स क्या होगा? E डॉट डेल्टा एस। अब मैं कोई और एरिया एलिमेंट ले लेता हूं। ये एक एरिया एलिमेंट था, अब मैंने यहां पर दूसरा कोई एरिया एलिमेंट ले लिया, और इस एरिया एलिमेंट में से निकलने वाला अगर मैं फ्लक्स पता लगाता हूं, तो मान लो ये मेरा दूसरा एरिया एलिमेंट है, तो इसमें से जो फ्लक्स मुझे मिलेगा वो भी क्या होगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या थ्रू आउट द स्फीयर E will remain constant? Yes. Why? Because what is the formula for E? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square। बच्चों थ्रू आउट हम जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में या वैक्यूम में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए मैं हर बार एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं। और हमारा ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज Q, ये स्फीयर के अंदर वो कांस्टेंट है, वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। स्फीयर का रेडियस थ्रू आउट सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो भी कांस्टेंट है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, क्या मिलेगा बताओ? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई हो जाएगा। ये डेल्टा फाई है, अगर बहुत छोटा होगा तो हम डी फाई लिखेंगे, डेल्टा एस अगर बहुत छोटा एरिया एलिमेंट होगा तो इंटीग्रल ऑफ डेल्टा फाई ओवर द क्लोज्ड सरफेस। तो आप अक्सर इंटीग्रेशन के साथ ये वाला साइन देखोगे, ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ये स्फीयर जो है हमारा टोटली कैसा है? क्लोज्ड सरफेस है। सो दिस नोटेशन मींस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। आई कैन राइट लाइक दिस, क्लोज्ड सरफेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फाई? डी फाई इज E dot ds. I can write E dot ds. So total flux या phi net is equal to क्या हो जाएगा बताओ? E dot ds का फॉर्मूला होता है E ds cos theta. So you will have E ds cos theta. And what is the value of theta? Theta is 0. So आपको फ्लक्स क्या मिलेगा? E ds cos 0. लेकिन cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। So I can simply write E ds. अब E कांस्टेंट है क्योंकि पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है। तो अगर मैं E को बाहर निकाल देता हूं तो मुझे मिलेगा इंटीग्रल ds. Now, what is the formula for E? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square multiplied by, what is the meaning of integral ds? Means इसके ऊपर जितने भी छोटे 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 एरिया एलिमेंट लूंगा मैं सबको ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ये स्फीयर का एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इस तरह से हमको गॉस लॉ का स्टेटमेंट मिल गया कि इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द एनक्लोज्ड चार्ज Q. So that is important. Gauss law is, it states that the total flux through any closed surface, याद रखो closed surface हमको लेना है, और उसमें से जो टोटल फ्लक्स मिलता है उसका फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो क्लोज सरफेस कोई भी शेप का हो सकता है। ये स्फीयर का रेडियस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे इस फॉर्मूला में कहीं भी रेडियस नहीं आया है, और अगर रेडियस नहीं आया है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो स्फीयर होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है।
क्यूब भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। तो गॉसियन सरफेस कैन बी अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ सरफेस, बट इट मस्ट बी अ सिमेट्रिकल सरफेस। ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होगा तो गॉस लॉ बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह जाता है। वो अप्लाई करने के लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, मैथमेटिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ इज वेरी यूजफुल एंड एप्लीकेबल इफ आवर सरफेस इज सिमेट्रिकल. Some important points of Gauss law. Before I start with some important points of Gauss law, here one more thing I want you to understand. What was this charge Q? It was the charge enclosed inside the closed sphere. हमने जो भी गॉसियन सरफेस लिया है उस सरफेस के अंदर हमारा चार्ज होना चाहिए, बाहर वाला चार्ज होगा तो नहीं चलेगा। अभी गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम स्टडी करेंगे तब हम इस बात को भी फिर से ध्यान से देखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ। तो बच्चों चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इमटेरियल ऑफ इट्स शेप। अब वो क्लोज्ड सरफेस का शेप चाहे जो भी हो, वो चाहे क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, चाहे जो भी हो, कोन भी चलेगा, वो हमेशा किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए सेम होता है और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, गॉस लॉ का सेकेंड पॉइंट देखो। हमारा जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फॉर्मूला है ई डॉट डेल्टा एस। इस फॉर्मूला में ये जो क्यू है ना, वो स्ट्रिक्टली एनक्लोज्ड चार्ज ही होना चाहिए। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है हम सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। लेकिन ये वाला जो ई है फॉर्मूला में, वो ई किसी भी चार्ज के लिए वैलिड है, वेदर द चार्ज इज एनक्लोज्ड और नॉट एनक्लोज्ड। ई इज फाइन, वैलिड, बट क्यू मस्ट बी स्ट्रिक्टली ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये डायग्राम देखते हो तो ये कोई क्लोज्ड सरफेस है। उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमारा चार्ज है Q1, Q2, Q3, बाहर एक चार्ज है Q4, Q5 और अंदर और एक चार्ज है Q6। तो फ्लक्स जो है वो सिर्फ ये एनक्लोज्ड चार्ज की वजह से ही हो सकता है। तो फ्लक्स क्या होगा? टोटल एनक्लोज्ड चार्ज Q1, Q2 प्लस Q3 प्लस Q6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों, इसमें और एक बात है, जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाहर वाला चार्ज हमको कंसीडर करना नहीं है जब भी हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो। हाँ, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सारे चार्जेस को कंसीडर करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एनक्लोज्ड चार्ज भी लेते हैं और जो सरफेस के बाहर है वो चार्ज भी लेते हैं। लेकिन जब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल सरफेसेस, लेकिन फिर भी हम सारे सरफेसेस के लिए इसको कभी अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों। इट इज कन्वीनियंट टू अप्लाई ओनली फॉर स्फीयरिकल सरफेसेस। तो बच्चों याद रखो, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कोई नॉन स्फीयरिकल सरफेस है, क्या उसको गॉस लॉ अप्लाई करोगे? तो आपको लिखना है नहीं, नॉन स्फीयरिकल सरफेस में आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं करोगे। एंड जो भी सरफेस को नॉन सिमेट्रिकल सरफेस में, गलती से स्फीयरिकल सरफेस बोल गया था, नॉन सिमेट्रिकल सरफेस में हम गॉस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा बच्चों, जिस सिमेट्रिकल सरफेस में हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, कोई भी सरफेस में, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। द सरफेस ऑन विच वी अप्लाई गॉस लॉ इज कॉल्ड एज द गॉसियन सरफेस। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, गॉस लॉ is based on the inverse square dependence of the distance. Coulomb's law के जैसा ही है। So like Coulomb's law, Gauss law, we can say it follows inverse square law. वैसे उसके फॉर्मूला में हमको कहीं पर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन याद करो जो डेरिवेशन हमने डिस्कस किया था उसमें
हमने कूलम्स लॉ को यूज़ किया था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 फाइनाइट का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो उसमें हमने इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस को यूज़ किया था ना। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस लॉ के, याद रखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस को अप्लाई करते हैं हम, किसी भी क्लोज्ड सरफेस को, उसका चाहे जो भी शेप हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना याद रखना है कि हम सिमेट्री को कंसीडर करते हैं। सिमेट्रिकल यानी हम कोन ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेलल पिपेट लेते हैं। तो ऐसे जो सिमेट्रिकल सरफेसेस होते हैं उसमें गॉस लॉ को अप्लाई करना ईजी हो जाता है। दूसरी बात, हम जो भी चार्ज लेते हैं वो हमेशा कैसे लेते हैं, एनक्लोज चार्ज लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं, वो याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हम उसको ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखो और इसके बेसिस पर इसको यूज़ करके हम कुछ सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।